नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा में अवे टू योर सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी की बात की जाए तो आवर्त सारणी के जो जनक हैं वो माने जाते हैं मेंडलीफ को। अच्छा, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ को माने जाते हैं। आवर्त सारणी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी या जरूरत क्यों पड़ी, तो ध्यान रखेंगे आवर्त सारणी मतलब जितने भी हमारे तत्व हैं उन सभी को सही क्रम या ऑर्डर में जमाने के लिए हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया, उसी को ही नाम दिया आपने क्या, आवर्त सारणी। यानी कि रैंक वाइज उनके एट्रीब्यूट्स या उनके गुण या उनकी क्या विशेषताएं तत्वों की, वो सभी को सही क्रम में जमाने के लिए हमने आवर्त सारणी की व्यवस्था करी। तो आवर्त सारणी के जनक हैं हमारे मेंडलीफ को कहा जाता है। और अगर मेंडलीफ की बात की जाए तो इनकी आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे, इनकी आवर्त सारणी में कुल 63 यानी कि 63 तत्व थे। इसके अलावा जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित थी, वो आधारित थी परमाणु भार पर। लेकिन इनकी आवर्त सारणी है जो असफल मानी जाती है, यानी कि सक्सेस नहीं हो पाई, इसलिए ये आवर्त सारणी आगे नहीं चल पाएगी। अच्छा, दो क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे आप इसी से ही रिलेटेड कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उनमें पूछता है कि आवर्त की संख्या कितनी थी, तो इनकी आवर्त सारणी में आवर्त तो थे 7 और वर्ग की बात की जाए तो वर्ग कितने थे, 9। मेंडलीफ के बाद अगले वैज्ञानिक आए हमारे मोजले, जिन्होंने क्या करा, आधुनिक आवर्त सारणी की रचना करी। तो ध्यान रखें, दो क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है तो हो जाएंगे मेंडलीफ। लेकिन अगर आपसे बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि एडवांस पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, मोजले। मोजले की आवर्त सारणी की बात की जाए तो मोजले की आवर्त सारणी जो अभी वर्तमान में हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो मोजले की ही आवर्त सारणी है। और इन्होंने तत्वों को किस आधार पर जमाया, इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया। अगर वर्तमान में बात की जाए कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कुल 118 यानी कि 118 तत्व हैं। अगर इनकी आवर्त सारणी की बात की जाए तो मोजले की जो आवर्त सारणी है उनमें कितने आवर्त हैं, 7। लेकिन अगर वर्ग की बात की जाए तो मोजले की आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं और इनकी आवर्त सारणी काफी हद तक सही पाई गई। तो एक बार फिर से देख लें, आवर्त सारणी के जो जनक है वो हो गए मेंडलीफ। कितने तत्व थे इनकी आवर्त सारणी में, 63। परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आवर्तों की संख्या वही सेम दोनों के लिए, आवर्त कितने थे, 7। लेकिन वर्ग की बात की जाए तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग, जबकि मोजले की आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी आप सभी ने देखी होगी। कुछ इस टाइप से होती है आवर्त सारणी हमारी। ये खाली मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, सिर्फ बना नहीं रहे हम, वैसे देख रखी होगी आप सभी ने। आवर्त किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखें, जो ये आपकी लाइन से इस टाइप से ये कहलाते हैं आपके क्या, आवर्त। मतलब नंबर ऑफ रोज, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसो 7, यानी कि 1 to 7 तो क्या कहलाएगा आपके आवर्त। और अगर वर्ग की बात की जाए तो जो ये खड़ी लाइन है जिनको आप कॉलम्स बोलते हैं ये कहलाते हैं आपके वर्ग। तो ये कहां से चलते हैं, 1 to 18। तो बात समझ गए होंगे कि आवर्त सारणी में जो वर्ग है वो किसे कहा जाता है और जो आवर्त है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इन्होंने क्या करा,
आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड करा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पहले बात करते हैं हम किसकी, एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की अगर बात की जाए तो एस ब्लॉक में जो वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्वों को किसमें रखा गया है, एस ब्लॉक के अंदर रखा गया है। इनमें सामान्यतया सभी सामान्य तत्व रखे गए हैं। इनमें कितने तत्व रखे गए हैं, सामान्य प्रवृत्ति के तत्व रखे गए हैं। केवल फ्रांसियम और रेडियम, दो ही इनमें कैसे आते हैं, आपके रेडियो एक्टिव तत्व आते हैं। दो ही केवल रेडियो एक्टिव तत्व आते हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर, अच्छा इसका नाम एस ब्लॉक ही क्यों दिया, क्योंकि इन तत्वों के सभी कक्षकों में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें बसता है, एस कक्षक में स्टैंड करता है। पूछ लेगा आपसे, जैसे फ्रांसियम या रेडियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन से कक्ष में इलेक्ट्रॉन स्टैंड करते हैं, एस ब्लॉक के अंदर। इसीलिए ये सारे तत्वों को किसमें कंसीडर किया आपने, एस ब्लॉक में। इसके अलावा पी ब्लॉक की बात की जाए तो देखिए, पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से 18 तक के जो तत्व हैं वो सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पी ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टैंड करेगा, पी कक्षक में स्टैंड करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो वर्ग संख्या 13 से लेकर 17 तक के जो सदस्य हैं उन सभी तत्वों में क्या हो जाएगा, ये सभी तत्व में धातु, अधातु और उपधातुएं आती है। केवल जो 18वां वर्ग है, 18वें वर्ग में क्या आ जाएंगे, आपके अक्रिय गैसें आती है। 18वें वर्ग में आएगी अक्रिय गैस। ठीक है। इसके अलावा जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर एक होता है आपके नाइट्रोजन परिवार। जो नाइट्रोजन परिवार है या नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों को क्या कहा जाता है, इसे निकोजन के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों को निकोजन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो इस वर्ग के 24 तत्व होते हैं वो सामान्यतः कहाँ पे काम में आते हैं, उर्वरक यानी कि खाद मीन्स फर्टिलाइजर, उर्वरक निर्माण में काम में आते हैं। ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार की बात की जाए तो ऑक्सीजन परिवार के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इन्हें ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों को कहा जाता है चैल्कोजेन कहा जाता है। यानी कि ऑक्सीजन वर्ग की जो कैटेगरी के जो भी तत्व होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, चैल्कोजेन कहलाएंगे। और इनको चैल्कोजेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी चिपचिपी प्रवृत्ति के होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, चिपचिपे टाइप से होते हैं। इसके अलावा अगला आएगा फ्लोरीन परिवार। और फ्लोरीन परिवार के सदस्यों को क्या कहा जाता है, इनके सदस्यों को कहा जाता है हैलोजन। क्योंकि इन तत्वों का ज्यादातर यूज कहाँ किया जाता है, सॉल्ट यानी कि लवण निर्माण में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा और उपधातु की अगर आप बात करें तो इन तत्वों में उपधातुएं भी आती है। और वो उपधातुओं की बात करें तो उपधातुएं कौन सी आएंगी, इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखें, भोले, शिव, एसी, थेरी आदि। यानी कि बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलियम और
एटेटियम आदि तत्व आते हैं। ये सारी की सारी क्या है आपकी उप धातुएं हैं। तो एस ब्लॉक आप समझ गए, पी ब्लॉक आप समझ गए। नेक्स्ट अगले चलेंगे अपन डी और एफ ब्लॉक पे चलते हैं। बात की जाए डी ब्लॉक की, अगर डी ब्लॉक की हम बात करें तो डी ब्लॉक में कौन से सदस्य आएंगे, कहां तक के तत्व आएंगे? वर्ग संख्या 3 से 12 तक के जो तत्व होंगे वो सभी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आपके डी ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं। अगर डी ब्लॉक की बात की जाए तो इन सभी तत्वों को डी ब्लॉक में ही क्यों रखा? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर स्टैंड करेगा? डी कक्षक में स्टैंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी ब्लॉक के अंतर्गत मोस्टली सभी धातुएं रखी गई हैं। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता है आपसे कि डी ब्लॉक में कितने तत्व हैं, तो इसमें टोटल 40 यानी कि 40 तत्व आते हैं। और डी ब्लॉक की बात की जाए तो इसमें बड़ा ही एक स्पेशल ग्रुप आता है जिसको कहते हैं आपकी 11वें वर्ग, या इसको फर्स्ट बी वर्ग भी कहा जाता है। 11वें वर्ग या वर्ग फर्स्ट बी को क्या कहा जाता है? इसे सिक्का वर्ग भी कहा जाता है। और सिक्का वर्ग बोलने का कारण क्या है इसमें? क्योंकि इसमें जो तत्व आते हैं जैसे कॉपर मीन्स तांबा, चांदी और सोना, ये सभी धातुएं आती हैं। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? सिक्का। क्योंकि इन सभी का निर्माण ज्यादातर कहाँ पे? सिक्के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस वर्ग का भी नाम क्या दे दिया? इसे सिक्का वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला ब्लॉक आएगा आपके एफ। अगर एफ ब्लॉक की बात की जाए तो एफ ब्लॉक में क्या आ जाएंगे? कौन से तत्व आएंगे एफ ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में आते हैं आपके तत्व परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व। यानी कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक को 58, 59, 60, 61, 62 इस टाइप से चलेगा, है ना। तो 58 से जो 71 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं वो सभी के सभी भी किस में आएंगे? एफ ब्लॉक में आएंगे। और जो 58 से 71 तक की जो सीरीज है, इस सीरीज को क्या कहा जाता है? इस सीरीज को कहा जाता है लेंथेनाइट श्रेणी या सीरीज। और इसे 4F श्रेणी भी कहा जाता है। इसे क्या एक और नाम दिया गया है? 4F श्रेणी भी बोला गया है। इसके अलावा परमाणु क्रमांक 90 से 103 परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के जो सदस्य हैं इन सभी को क्या बोला गया है? इन सभी को एक्टिनाइट श्रेणी के सदस्य बोला गया है। एक्टिनाइट श्रेणी, या इसे आप बोल सकते हैं 5F श्रेणी भी बोल सकते हैं। बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ध्यान रखेंगे जो 58 से 14 है ये भी टोटल कितने? 14। 90 से 103 ये भी टोटल कितने? 14। और 14 और 14 128। यानी कि जो आपके एफ ब्लॉक में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल 28। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और एक स्पेशल केस बनेगा परमाणु क्रमांक 92। आप सब जानते हैं 92 यूरेनियम का होता है। ठीक है। तो 92 यूरेनियम के बाद 93, और 93 होता है आपके नेपच्यूनियम नाम का एक तत्व आता है। 93 जिनका परमाणु क्रमांक है उस तत्व का नाम क्या है? उसे कहा जाता है
नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम की बात की जाए यानी कि यहां से जो भी तत्व आएंगे वो सारे के सारे क्या हैं, इन तत्वों को मानव निर्मित तत्व भी कहा जाता है। मतलब हमने सेल्फ बनाए हैं इसे, ये नेचर से नहीं मिला है, हमने क्या बनाए, इसको सेल्फ बनाए, इसीलिए नाम क्या दिया इसको, मानव निर्मित तत्व। और इन तत्वों को परा यूरेनियम तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इन तत्वों को क्या कहा जाता है, परा यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास आवर्त कितने थे आवर्त सारणी में, 7 आवर्त। तो यहां हम लिख लेते हैं आवर्त। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। इनमें अगर तत्वों की बात की जाए तो पहले आवर्त में कितने तत्व आते हैं आपके पास, 2। दूसरे आवर्त में कितने आएंगे, 8। तीसरे में भी 8। चौथे में 18। पांचवे में 18। छठे में 32 यानी कि 32। और लास्ट 7वें आवर्त में आ जाएंगे 26 तक। आप सभी को दिख रहा है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 26। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से वैसे ही देख के बता देंगे कि अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन की जो सबसे छोटा आवर्त है वो कौन सा है। पहले ही आवर्त में केवल 2 है एलिमेंट, इसके अलावा बाकी सब में ज्यादा है ना, यानी कि पहला आवर्त है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा आवर्त हो जाएगा। सभी आवर्त में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, छठा आवर्त, क्योंकि इसमें ही केवल 32, बाकी सब में किसी में 18, किसी में 26, किसी में 8, किसी में 2, इस तरह से। यानी कि जो आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्त है वो कौन सा हो जाएगा आपका, छठा आवर्त। ये आपका सबसे बड़ा आवर्त है ना। 7वें आवर्त की बात की जाए तो 7वें आवर्त को इसे अपूर्ण आवर्त भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अभी एलिमेंट आना बाकी है। तो सभी आवर्त में से या इनमें से कौन सा आवर्त है जो अपूर्ण है, 7वां। इनमें से कौन सा आवर्त है जो सबसे बड़ा है, छठा। इनमें से कौन सा आवर्त है जो सबसे छोटा है, पहला आवर्त। ठीक है। इसके अलावा अगर आवर्त सारणी की बात की जाए तो कुछ एक नोट आप ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी को हमेशा आवर्त के फ्लो में बाएं से दाईं ओर यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ऐसे ही रीड किया जाता है। जो पहले आवर्त की बात की जाए तो पहला आवर्त या आवर्त सारणी का जो पहला तत्व बोले या पहले आवर्त का पहला तत्व है वो पहला तत्व कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा हो जाएगा आपके, हाइड्रोजन। इसके अलावा किसी भी आवर्त का, फिर सुनिए बिल्कुल साफ ध्यान से, किसी भी आवर्त का पहला तत्व, किसी भी आवर्त का पहला तत्व वो क्या होता है, क्षार धातु होता है। जैसे ही आप एंड में जाएंगे तो अंतिम वर्ग में कौन सी रखे गया, उसे अक्रिय वर्ग कहा जाता है। या क्यों, क्योंकि उसमें अक्रिय गैसें रखी गई हैं। तो किसी भी आवर्त का अंतिम तत्व वो क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा। चलिए, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। जो हमारा पहला आवर्त है वो सभी आवर्त में सबसे छोटा, छठा आवर्त है सभी आवर्त में सबसे बड़ा,
आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता है अगर किसी भी आवर्त के लिए, तो आप आराम से इजी वे में बता सकते हैं। इसके अलावा जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसके अलावा पूछा जाए कि आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त का पहला तत्व हमेशा क्या होता है, क्षार धातु, और अंतिम तत्व हमेशा क्या होगा, अक्रिय गैस होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय।